अनु जी आ जाइए इधर घरवा में आके इसको कैसे करना है, किस तरह से करना है देखिए। वो क्योंकि वो भी भाग गए, क्योंकि हम समझे कि दोनों आदमी साथ में रहेंगे। तो एक आदमी को हटाया तो वो भी गायब हो गए। ये कोई नहीं, नहीं तो सब लोग एक ही साथ आ जाइए महाराज। हाँ हेलो। 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 हाँ जी मैडम, मैं तो लाइव आ चुका हूँ तो अब। जी जी। आप शुरू कीजिए, कंटिन्यू। तो मैं अपना बोलते रहूँ क्या? हाँ, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद फिर सारा कुछ देख लीजिए। अपना मतलब बोलिए, तब तक आपको फिर ऑडियंस तब तक आएंगे। 2-4 मिनट में इंट्रोडक्शन दीजिएगा ना, हाँ तब हाँ तक ऑडियंस आ जाएंगे। फिर हाँ। आपसे सवाल पूछेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं अभी मैं आप ही के पेज से जुड़ा हुआ हूँ, मन से जुड़ जुड़ हाँ से। हाँ हाँ, देख रहे सर, देख रहे हैं। ओके ओके, मैं मुझे लगा कि 3 बजे से शुरू होगा, तो ऐसा नहीं। नहीं नहीं सर, 2 बजे से नहीं। अच्छा चलिए, ओके, थैंक यू मैडम, ओके सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड गैलोपिया फार्मा। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 sons एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमेन। एंड मैं यहाँ सिवान में बेस्ड हूँ। मैं पिछले 13 साल से सिवान में काम कर रहा हूँ एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैंने 10,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के ऑपरेशंस किए हैं। मैं एक बॉर्न सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैंने इस पूरे जर्नी में 100 से ज़्यादा गरीब मरीजों का फ्री में ऑपरेशन किया है। 200 से ज़्यादा लोगों के हेलो। 200 से ज़्यादा आवाज़ साउंड नहीं है। साउंड तो आ रहा है, इसको स्पीकर लगा लें क्या? साउंड साउंड आ रहा है। साउंड इज गुड। एनीबडी कैन गिव कमेंट अबाउट साउंड। क्या साउंड सही है? यस। ओके। इज इट ओके? तो मैं डॉक्टर रामेश्वर, एक बार फिर से मैं अपने बारे में बताते चलूं कि मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड गैलोपिया फार्मा। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 sons एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमेन। एंड मैं पिछले पिछले 13 साल से बिहार के सीवान में एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। और इस जर्नी में मैंने 10,000 से ज़्यादा लोगों के ऑर्थोपेडिक्स में सर्जरी किए हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और पिछले ये 12-13 साल की जर्नी में मैंने 100 से ज़्यादा गरीब मरीजों के फ्री में ऑपरेशंस किए हैं। 200 से ज़्यादा गरीब मरीजों के लिए मैंने ग्रामीण इलाका में फ्री में विलेज हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है। और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मैंने फ्री में कंसल्टेशन दिया हुआ है। इतना ही नहीं, हमने 5,000 से ज़्यादा ग्रामीण चिकित्सकों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी है। मैं एक बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था लायंस क्लब का यहाँ पे चार्टर्ड मेंबर सेक्रेटरी भी हूँ।
और इंटरनेशनल एक और संस्था है जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का भी एक एक्टिव मेंबर हूँ, और मेरी खुद की भी एक एनजीओ है सृष्टि जो मेरे वाइफ के नाम से है। उसके बैनर के तहत भी हम तमाम तरह के सोशल वर्क, जैसे किसी गरीब का ऑपरेशन करना है, कभी जैसे हम लोग के यहाँ बाढ़ आया था तो उसमें काम किया, हम लोग भूकंप हुआ था तो भूकंप जो आया था वहाँ पे काठमांडू में, तो यहाँ से हम लोगों ने टीम भेज के काम किया था। और भी छोटे मोटे जो यहाँ पे वर्क रहता है वैसे करते रहते हैं। और आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के फेसबुक लाइव से मैं आपके तमाम दर्शकों से जुड़ने का एक मौका मिला है। इसके लिए मैं आप सबका अपना न्यूज़ चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ऐसा मुझे मौका दिया है। और ये लाइव आने का मेन उद्देश्य यही है कि किसी को भी ऑर्थोपेडिक्स से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक्स से चाहे बोन और जॉइंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो उसके लिए आप हमसे सवाल पूछिए, हम उसको लाइव उसका आंसर भी देंगे। एक्चुअली मैं घुटने में जो तकलीफ़ होती है, ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो जाती है कि घुटना डैमेज हो जाता है, घुटने में चलने फिरने में दिक्कत होती है, नीचे बैठने में होती है, उनको अपने रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत होती है। तो और उसमें कितना बार रहता है कि मरीज़ दवा लेता है, सुधार हो जाता है, फिर से होता है, कितना बार डॉक्टर बार बार बदलना पड़ता है, और कितना बार तो दवाई खा खा के किडनी में भी डैमेज हो जाता है। बाद में जब बहुत डैमेज हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर बोलते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके जॉइंट बदलना पड़ेगा। तो मैं आपको बताते चलूँ कि आई एम एक्सपर्ट इन दिस, और मैं इसमें बिना ऑपरेशंस के दवा से ही और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और फिजियोथेरेपी से कैसे हम उस तकलीफ़ में निजात पा सकते हैं बहुत कम दवाई से, जिससे साइड इफ़ेक्ट कम हो, तो उसका मैं एक्सपर्ट हूँ। अगर उस तरह के किसी को तकलीफ़ है, आपके बुज़ुर्गों को, आपके चाहने वालों को, आपके घर में किसी को हो, तो आप उस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसको शेयर भी करिए, ताकि ये जो अच्छाई की जो चेन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपनी सर्विसेज दे पाऊँ। आप सबको मालूम है कि आज हमारा पूरी मानवता, अपना देश ही नहीं, अपना राज्य ही नहीं, ये पूरा विश्व और पूरी मानव जाति इस कोरोना के चपेट में जिस तरह से गया है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताते चलूँगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सबको मालूम है कि अब कोरोना का अभी लॉकडाउन का स्टेज 1, 2, 3, 4 के स्टेज में चले गए हैं, और धीरे धीरे अब लॉकडाउन में छूट मिल रही है। जबकि अगर आप देखेंगे तो पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और एक जनता कर्फ्यू शुरू हुआ था, तो उस वक्त केसेस नहीं के बराबर थी, अभी केसेस बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी अब लॉकडाउन खोलना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि दो चीज़ें हैं, अब क्योंकि कितना दिन बंद करके रख सकते हैं, ये सरकार भी ये सोच रही है और समझ रही है कि इतना दिन हमने लॉकडाउन करके आम आदमी को ये समझा दिया है कि वो कैसे रहे, वो कैसे अपना खुद का सुरक्षा करे, अपने परिवार की सुरक्षा करे, अपने दोस्तों की सुरक्षा करे और अपने व्यवसाय की सुरक्षा करे। और अब लॉकडाउन खोलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब आम आदमी इस कोरोना के साथ रहना सीख गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने सीखा है या नहीं सीखा है। और दूसरा चीज़ कि अगर लॉकडाउन नहीं खोलते हैं तो हमारे देश की इकोनॉमी का चक्का जाम हो जाएगा, और वो जाम हो जाने से फिर एक दूसरे तरह की समस्या, कोरोना से तो बाद में मरेंगे लोग, भूखमरी से पहले मर जाएंगे। तो ये भी एक दिक्कत है जिसको आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को हम लोग नहीं समझेंगे तो दिक्कत भी होगा। अगर आप किसी भी माध्यम से अपना लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं और ये कर रहे हैं, हमारे को देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे भी फेसबुक पेज पे, डॉक्टर रामेश्वर कुमार के फेसबुक पेज, चाहे इंस्टाग्राम पेज, और या हमारा यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे भी आप आके हमसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने से एक बेनिफिट ये है कि आपसे और हमारा एक संबंध हमेशा के लिए बना रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा ही कुछ लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कैसा एक अच्छा जीवन पूछ सकते हैं, उस तरह से मैं कंटेंट देते रहता हूं जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। मैं एक
अपने बारे में भी थोड़ा बताते चलूं, क्योंकि अभी तक कोई सवाल नहीं आया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ तो बोलना है। तो मैं चाह रहा हूं कि कुछ अपने बारे में, क्योंकि एक्चुअली मैंने यही बिहार का रहने वाला, मैं 10वीं तक की पढ़ाई, गोपालगंज मेरा नेटिव प्लेस है, 10वीं तक की पढ़ाई मैंने डीएवी हाई स्कूल से की, और उसके बाद से मेरा बीएन कॉलेज पटना में एडमिशन हो गया, और वहाँ 2 साल रहने के बाद से 1 साल का गैप हुआ। उसके बाद से मेरा एडमिशन हो गया महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम। ये बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, और वहाँ पे उसके बाद से लगभग 10 साल मैं बिहार से बाहर रहा, और उस पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने MBS किया, उसके MS किया, फिर DNB किया ऑर्थोपेडिक्स में। फिर बिहार जब आया तो बिहार आने के बाद से मैंने बिहार गवर्नमेंट का जॉब उस वक्त मिल रहा था, तो जॉब मैंने ज्वाइन कर लिया, और उसी के माध्यम से मैं बिहार आया। फिर लगभग उस वक्त से यहाँ काम कर रहा हूँ। तो 2-3 चीज़ें जो अपने जीवन की भी कुछ कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद ये कहानियाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये कहानियों से भी बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलता है ज़िंदगी में, कि किस तरह से मैं जब सिवान में आया, सिवान में एक मिडिल क्लास का आदमी, जब सिवान में हम आए तो उस वक्त सिवान बहुत ही, मैंने यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स में बहुत ही दिग्गज डॉक्टर, सारे लोग हमको बोले कि आप सिवान में काम ना करिए, सिवान का में प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे सरवाइव होना मुश्किल होगा, आपका गृह जिला है गोपालगंज, आप वहीं पे काम करिए क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम है। लेकिन मुझे लगा कि अगर आप में हुनर है तो आपको मंडी में बैठना चाहिए, क्योंकि जहाँ कंपटीशन में रहेंगे तो आपका खुद का भी स्किल डेवलप्ड होता है, और दूसरा चीज़ की कंपटीशन में आप खुद भी बड़े बनते हैं। मैंने मेहनत किया, और बहुत कम समय में ही, मुझे लगता है 3-4 साल में ही मेरा बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया, और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि मैं सिवान में एक मोटरसाइकिल लेके आया था, और अपना एक बच्चा लेके आया था, बीवी लेके आया था। आज मुझे सिवान के और अपने कार्य के कारण से यहाँ के लोगों का इतना प्रेम मिला कि केवल मैं सिवान में ही नहीं, सिवान, गोपालगंज, छपरा, ये 3 जिलों में मेरा एज ए ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर एक बहुत अच्छा नाम हुआ। और मैंने एक, अगर भौतिक साधनों को देखा जाए तो हर चीज़ों से सिवान ने हमें परिपूर्ण किया। इसके लिए मैं पूरे सिवान के लोगों को और पूरा बिहार के लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप दृढ़ संकल्प करें और मेहनत करें तो कंपटीशन कोई चीज़ नहीं है, और कंपटीशन हमेशा अच्छा ही होता है, ख़राब नहीं होता है ज़िंदगी में। मैं यही बताना चाहता हूं। सुमित बाबा का एक सवाल है कि सर कोरोना से बचाओ, तो वही एक मेरा मुख्य उद्देश्य भी था, क्योंकि कोरोना, देखिए कोरोना हमारे साथ रहने वाला है, हमको कोरोना के साथ ही रहना सीखना है। ऐसा नहीं है कि कोरोना चला जाएगा, कोरोना लंबा दिन का मेहमान है। हमको कैसे रहना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जहाँ पे भी हम बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, तो हम अपने सर सफाई का ध्यान दें, हम अपने हाथ को क्लीनिंग करना, हाथ साफ करना, ये सब चीज़ों को बाहर में है, जहाँ पे भी पब्लिक प्लेसेस है, मास्क का इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें अगर ध्यान दिया जाए तो हम कोरोना से बच सकते हैं। और ऐसा ना हो कि अच्छा केवल हम अपने आप को ही नहीं बचाना है, आप अपने को बचा के आप अपने परिवार को बचा रहे हैं, अपने राज्य को बचा रहे हैं, अपने समाज को बचा रहे हैं, तो एक तरह से देश सेवा भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा कभी खांस छींक रहे हैं तो एक है कि ऐसे खांसिए नहीं, कोशिश करिए कि ऐसे खांसे। और दूसरा चीज़ कि हाथ को कहीं बाहर आए, खांसी उसी हो रहा है तो आँख में और मुंह से नहीं सटाइए, क्योंकि यहाँ से भी इन्फेक्शन आपके अंदर घुस सकता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। बाहर जा रहे हैं वहाँ पे ध्यान दीजिए। लेकिन ये कुछ भ्रांतियाँ भी कोरोना में बहुत सारी है कि खाना घर में हम लोग साथ में नहीं खा सकते, सब लोग खाना खा सकते हैं। आपको घर में आपको रहने में, क्योंकि कुछ मेरे मित्र हैं चाहे ये भी बहुत पूछते रहते हैं कि सर हम अपने बच्चों लोग के साथ खेल सकते हैं कि नहीं, हम अपने वाइफ के साथ रह सकते हैं कि नहीं। आप कर सकते हैं जी, आप अपना प्रिकॉशंस रखना है और आप हर कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अपने फैमिली में हर तरह का ये रख सकते हैं। घर से बाहर से घर में आते हैं तो थोड़ा सा अपना हाथ की साफ सफाई, अपने फुटवेयर का ध्यान देना है कि कैसे भी अंदर ना घुस गए। और आपको लग रहा है कि कहीं किसी संक्रमित आदमी, चाहे जहां बहुत पब्लिक प्लेस में गए हैं और वहां पे बहुत लोगों से टच हुए हैं, तो हो सकता है ऐसा। अगर हुआ है तो आप घर आए तो नहाइए वाइए, थोड़ा सा नहा वा के आप अपना
अपने फैमिली से अपना ये करिए। और ऐसा नहीं कि फैमिली से बहुत दूरी बना के ना रखिए, ये भी चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि इससे इमोशनली भी बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, लोग बहुत डर जा रहे हैं। तो ये डरना भी नहीं है और एक्चुअली साहब ऐसा खुला भी छूट भी नहीं कर देना है, तो यही सावधानी रखना है जी। दूसरा एक सवाल कुछ और भी पूछ रहे थे कोरोना से। जी सीखा है जी, सीखा है, मुझे स्लिप डिस्क है, मैं क्या करूं? विद्योत्मा सिंह जी, हाँ, तो अब स्लिप डिस्क एक्चुअली देखा जाए तो स्लिप डिस्क दो तरह की स्लिप डिस्क होती है। कि यंग एज में होती है जो एक्यूट स्लिप डिस्क होती है, एकाएक आप झुक के कुछ वजन उठा दिए और उसी के कारण से कमर के हड्डी के बीच की जो गद्दी रहती है वो डिस्क जिसको बोलते हैं वो थोड़ा आगे पीछे स्लिप हो जाती है, थोड़ा आगे पीछे चली जाती है और उसके कारण से आपको चलने फिरने में, खड़ा होने में, बैठने में कष्ट और कितना बार नस में दबाव होने से पैर में भी दिक्कत होने लगती है। तो ये एक लाइफस्टाइल का डिजीज़ है। और अगर एक्यूट स्लिप डिस्क है, माने एकाएक ऐसा हो गया, यंग आदमी में हुआ, तो मेन इलाज इसका रेस्ट रहता है। बिल्कुल रेस्ट में रहिए, झुकना, झुक के निहुर के कुछ काम करना, ये सब बिल्कुल बचाना है। हार्ड बेड पे सोना है। हार्ड बेड का मतलब हुआ कि चौकी चाहे पलंग पे, पतला बिछावन या ऐसा बिछावन जिसको जो दबे नहीं, दबने वाला बिछावन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बिछावन पे, हार्ड बेड पे सोना है। लेकिन हार्ड बेड सोने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सीधे ही चौकी पे सो गए या नीचे फर्श पे भी नहीं सोना है, फर्श पे नहीं सोना है, छत पे नहीं सोना है। चौकी चाहे पलंग पे पतला बिछावन डाल के सोना है। सोए हुए हैं, उठना है, हमेशा करवट होके ही उठिए। सोए हुए हैं सीधे ऐसे नहीं उठ जाना है। सोए हुए हैं, हमेशा उठना है तो ऐसे करवट हो गए और करवट होके तब उठना है। मालिश नहीं करना है, मालिश नहीं करना है। नीचे बैठना उठना भी बचाना चाहिए और भारी काम बचाना है कुछ दिन के लिए। जब बहुत ज़्यादा कष्ट है, एक बार कष्ट कम होता है, कोई दवा भी लेना पड़ता है, दवा मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन ये सब ध्यान रखेंगे और नीचे बैठना उठना बचाएंगे, आपका कष्ट बहुत कम हो जाता है। लेकिन एक बार कष्ट कम हो गया तो कुछ एक्सरसाइज करना रहता है ताकि आपकी कमर की मांसपेशियाँ मजबूत हो। अगर आप उस एक्सरसाइज को जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, विद्यात्मा सिंह जी, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे कमर के एक्सरसाइजेज बताए हैं जो कमर बैक एक के लिए बहुत ही ये है, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आप उसको देखिए उसको। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे वो जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और आपको अच्छा लगे तो उसको दूसरे को भी शेयर करिए। और आपको इस तरह की और भी जानकारी जानना है तो आप हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करिए, फॉलो करिए, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल को उस पर, क्योंकि हम इस तरह की कंटेंट बहुत देते रहते हैं आपको। स्लिप डिस्क से, बैक एक से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो मुझे आशा है विद्यात्मा जी आपको मेरा इस सवाल का आंसर काम का होगा। लेकिन बहुत सारे ओल्ड एज में भी दिक्कत होती है, क्रॉनिक माने ओल्ड एज के लोगों के, उसमें भी बहुत सारा कारण रहता है, लेकिन उनको भी ये ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर कष्ट बहुत ज़्यादा रहता है तो एक्सरे भी कराना पड़ता है, कितना बार MRI भी कराना पड़ता है, और कितना बार मैंने जो ये ध्यान बताया इससे भी नहीं आराम होता है, एक्सरसाइज से भी नहीं आराम रहता है, मेडिसिन से भी नहीं आराम होता है, तो कितना बार ऑपरेट भी करना पड़ता है। लेकिन जो मैंने ध्यान बताया अगर इसको रखा जाए, ये सब में रखना पड़ता है और ये बिल्कुल मस्ट रहता है। अधिकतर समय बिजी क्लिनिक शेड्यूल्स में बहुत बार डॉक्टर लोग इतना चीज़ें नहीं बता पाते हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि ये हमारी बातों को आप फॉलो करेंगे, आपको डेफिनेटली आपको इसमें राहत मिलेगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इससे भी आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। हाँ, और इसके बाद से नेक्स्ट आपका बहुत बहुत सलाम है, तभी हम घर में सुरक्षित हैं। स्लिप डिस्क जी अपना लाइव, थैंक यू मैडम आपके इस उत्साहवर्धन के लिए। राम पांडे जी, मनन भाई को नमस्कार। जी, और भी किसी को कोई सवाल है तो इसको पूछ सकते हैं। एक्चुअली मैं क्योंकि जब तक सवाल नहीं आ रहा है तो मैं एक और भी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी क्या, एक इंसिडेंस है, ये कहानी नहीं है। एक्चुअली
मैं बता रहा था कि मैं पिछले 13 साल से सिवान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा किया मैंने एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, बहुत अच्छा ग्रो किया। पहले तो मैं दूसरे की जगह पे, क्योंकि सब डॉक्टर लोग अधिकतर समय तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के रहते हैं, तो दूसरे जगह पे था। बाद में कुछ पैसे वैसे कमा के खुद का ही अपना हॉस्पिटल भी बनाया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, एक बार की इंसिडेंस है, मेरे एक रिलेटिव ही थे, उनके फादर को कुछ दिक्कत हो गया। वो मुझे फ़ोन किए, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को छाती में दर्द हो गया है एकाएक। ये लगभग 6-7 बजे की बात है शाम के। तो हमने बोला कि ठीक है आप आ जाइए, मैं किसी फिजिशियंस को से बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी 5-6 साल हो गए थे सिवान में, तो लगभग सभी फिजिशियन लोग तो जान के हो गए थे, पहचान हो गई थी। आप आइए, मैं तब तक बात करता हूँ, आप कोई गाड़ी का व्यवस्था करके यहाँ पहुँच जाइए और मैं तब तक ये करता हूँ। इसी बीच में मैं फिजिशियन लोगों को फ़ोन लगाना शुरू किया। एक आदमी को लगाया, उनका नहीं लगा, दूसरे आदमी को लगाया, रिंग होते रहा, नहीं हुआ, फिर तीसरे को लगाया, 5-6 लोगों को लगाया। तब तक आधा घंटा बीत गया। वो आदमी फिर हॉस्पिटल में मेरे आ गए, मेरे पास आ गए। अब मैं तो हड्डी का डॉक्टर, अब छाती में दर्द, तो ओल्ड एज में अधिकतर समय हार्ट अटैक और यही सब कारण रहता है। अब उतना तो एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मुझे नहीं समझती, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा, तो अभी तो वो आ गए, तो मैं भी थोड़ा सा घबरा गया, अरे वो आ गए और किसी डॉक्टर से मेरी बात भी नहीं हो पाई, अब क्या करें। तो मैं नीचे जाके उनको देखा और देखने के बाद से बोला कि मैं भी आपके साथ एम्बुलेंस पे ही चलता हूँ और डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे ही चलते हैं, और वहीं पे चल के जो भी है डॉक्टर साहब को दिखाते हैं लोग। तो एक डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे गए, वो बाहर जाके वो हॉर्न बजाते रहे, देखा कि अरे कोई तो खोल ही नहीं रहा है, कॉल लगा रहे हैं, कॉल नहीं लगा है। फिर वहाँ से बोले कि अरे चलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे भी वही हालत। तीसरे डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे भी वही हालत कि कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, ना कोई दरवाज़ा खोल रहा है। तो फिर वहीं पे जो अब बहुत देर तक एक क्लिनिक पे हम लोग थोड़ा देर थे, लगभग 10-15 मिनट, तो आजू बाजू वाले लोग भी थोड़ा आ गए और बोले कि देखिए डॉक्टर साहब रात में नहीं देखते हैं, आपको रात में दिखाना है तो यहाँ पे नहीं संभव है। तो बड़ा मुझे कष्ट हुआ, मुझे लगा कि ये तो बड़ा दिक्कत वाला चीज़ है जी। फिर हम लोग बाद में गए वहाँ पे सदर अस्पताल में, और सदर अस्पताल में दिखाया, वहाँ पे उनको देखा गया, थोड़ा ये हो गया, तो बाद में उनको पटना रेफ़र कर दिया गया और ठीक हो गए। लेकिन एक चीज़ मैंने समझा कि छोटे शहरों में आपके पॉकेट में कितना भी पैसा है, अगर रात को आपका तबीयत खराब हो जाए तो आपके पास एक ही चीज़ है जहाँ पे आपको राहत मिल सकता है, वो है सदर अस्पताल। और ये चीज़ें बड़ा ख़राब मुझे लगा कि मुझे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करना चाहिए, जहाँ 24/7 हेल्थ सर्विसेज मिले, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया। और इतना दिनों में मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। अभी मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग का हॉस्पिटल गोपालगंज सिवान छपरा में एक बेस्ट हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो हम लोग 24/7 लगभग हर बीमारियों के जो मेजर बीमारियाँ, फिजिशियन, जनरल सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ये सब सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। बाकी एक्सरे फैसिलिटी, बाकी जो बेसिक फैसिलिटी, माने हमारा हॉस्पिटल बंद नहीं रहता है, रात को कभी बंद है। ये पूरा कोरोना काल में भी, इतना दिन से कोरोना रहा, एक दिन भी हमारा हॉस्पिटल कभी बंद नहीं रहा है। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सवाल नहीं आ रहे हैं और मुझे कुछ ना कुछ तो करते रहना है। हाँ, एक सवाल ऐसा है कि सूरज सिंह जी कैसे हैं? अरे बिल्कुल अच्छा है भाई, फर्स्ट क्लास। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, मस्ट बी रॉकिंग। नवीन नरवेश्वर दुबे, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप करने के बारे में के लिए बताइए। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तो एक ही उपाय है जी, हम अपने खान पान को अच्छा रखें और हम अपने आप को सोफिस्टिकेटेड बना के ना रखें। एक्चुअली सब एक नहीं छुई मुई ना बने। हम लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान दें कि थोड़ा नेचुरल बाहरी इन्वायरमेंट से एक्सपोजर भी होते रहना चाहिए, क्योंकि जो आदमी मेहनत करेगा ना वही मजबूत बनेगा, और जो आदमी को थोड़ा स्ट्रेस मिलेगा, जो आदमी को थोड़ा सा शारीरिक में कुछ दिक्कत मिलेगा। हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, हमको एक्सरसाइज करना है, मेहनत करना है, लेकिन थोड़ा एक्सपोजर भी होना चाहिए। कितना लोग रहते हैं कि साहब कि ये नहीं करना रे, वो नहीं करना, यहाँ पे नहीं खाना, वहाँ नहीं खाना। ध्यान देना है, सब नहीं है बिल्कुल कहीं भी रोड पे खा लिए, लेकिन बिल्कुल छुई मुई अपने बच्चों को ना बनाइए। थोड़ा उनको नॉर्मल इन्वायरमेंट से एक्सपोज होने दीजिए, क्योंकि वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में जब वो लड़ते हैं तभी मजबूत होते हैं। और यही चीज़ें हमारे इम्यूनिटी के साथ भी है।
तो अगर हम अपना डाइट अच्छा रखें, हम अपना दूसरा चीज़ हम एक्सरसाइज रेगुलरली करें। डाइट अच्छा रखने का मतलब कंप्लीट फूड जो बैलेंस डाइट रहता है, जिसमें हर चीज़, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, बाकी भी जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब चीज़ तो चाहिए ही, लेकिन ये सब चीज़ों की मात्रा रहे खाने में। फ्रूट सलाद की मात्रा बढ़ाएं, खाली अन्न वाला खाना ही ना खाएं। तो ये सब चीज़ों से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, और इम्यूनिटी बढ़ता है तो सब। और दूसरा चीज़ कि थोड़ा छुई मुई ना रहे, थोड़ा सा नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चों को भी जाने दें, ताकि कुछ उनको एक्सपोजर होता है तो उससे शरीर मजबूत भी होता है। संगीता सिन्हा, सर कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है, कम होगा भी नहीं मैडम। एक्चुअली अभी कम होने वाला नहीं है, हमें तो लग रहा है कि अभी केसेस अभी बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। और हमको सीखना पड़ेगा कोरोना में रहना, कि कैसे रहना है। हम अपने आप को बचाना सीखना होगा, अपने परिवार की सुरक्षा करना सीखना होगा। और मैं एक चीज़ और भी बोलता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने व्यवसाय की सुरक्षा भी करना सीखना होगा। क्योंकि पता चला कि हम बच गए, हमारा परिवार बच गया, व्यवसाय खत्म, सब खत्म। कितना कोई सरकार किसी के लिए कर सकता है? जब हम अपने खुद को सक्षम नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। संगीता सिन्हा, विद्योतम सिंह, थैंक। मुकेश यादव, सर जी सॉल्यूशन बताएं, सॉल्यूशन बताएं। डॉक्टर चंदन मिश्रा, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन। ज्योति, थैंक यू चंदन जी। फिर ज्योति भट्ट, फिर सिवान में असल हालत का नाका, असल हालत का नाका। सुमित बाबा, सर हाथ पैर में दर्द होना, इस कारण क्या है? यंग एज में हाथ पैर में दर्द होने का कारण, यंग एज में तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आर्थराइटिस के कारण से भी होता है, गठिया के कारण से भी होता है। लेकिन यंग एज में अगर दर्द हो रहा है तो ये थोड़ा अच्छा चीज़ नहीं माने। ओल्ड एज में तो बहुत सारा कारण रहता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो नॉर्मली भी बहुत सारे लेडीज़ लोग को, जिसको हम बोल सकते हैं कि एज रिलेटेड होता है। लेकिन यंग एज में हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। और इसके लिए मैं राय दूंगा कि ज़रूर आप डॉक्टर से दिखाइए, अच्छे से इन्वेस्टिगेट कराइए कि ऐसा क्यों होता है। और अधिकतर समय एक तो आर्थराइटिस और कभी कभी विटामिन्स की कमी के कारण से भी इस तरह से होता है। तो वो इन्वेस्टिगेट करने से वो इस तरह से बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा सुमित बाबा कि आप एक बार किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ये अच्छा चीज़ नहीं है यंग एज में होना। हाँ, कृष्ण कुमार गुप्ता जी, सर दाएं पैर की एड़ी में दर्द रहता है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही लाइफस्टाइल का डिजीज है। दाएं पैर में, चाहे किसी भी पैर की एड़ी में मैंने नीचे में या फिर जस्ट एड़ी के पीछे में कष्ट होना, ये बहुत ही कॉमन है। जैसे अगर हम लोग 100 मरीज़ देखते हैं ओपीडी में, तो इस तरह के मरीज़ लगभग 6-7 मरीज रहते हैं जिनको इस तरह की एड़ी की तकलीफ रहती है। और अधिकतर समय ये हमारा फुटवेयर सही नहीं रहने के कारण से, हमारा शरीर का वजन ज़्यादा होने के कारण से, और तीसरा एक कारण रहता है कि कभी कभी किसी के एड़ी की हड्डी बढ़ी रहने के कारण से कष्ट होता है। और कारण कुछ भी हो, ध्यान रखने से बहुत बेनिफिट होता है। और इसमें अगर फुटवेयर आप अच्छा करें, आप अच्छा क्वालिटी का जूता या चप्पल यूज़ करें। एक चप्पल आता है, चाहे जूता आता है, डॉक्टर स्लीपर्स जो रहता है, जिसका एड़ी बिल्कुल मुलायम रहता है, उस पर पैर रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे मखमल के ऊपर पैर रखे हैं। वैसे चप्पल या जूता का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। बहुत सारे जो हम लोग के यहाँ गल्फ में काम करते हैं, वहाँ पे सेफ्टी शूज़ पहनते हैं, उसका एड़ी बहुत ही ये रहता है, टाइट रहता है। कभी कभी तो उसमें एड़ी में लोहा का परत रहता है, और वो उसके चुभने से भी कष्ट होता है। तो अगर आपको सेफ्टी शूज़ पहनना पड़ता है तो आप ध्यान दीजिए कि उसमें सिलिकॉन का सोल डाल के और उस तरह से पहनिए। ज़्यादा देर खड़ा रहना, चुका मुका बैठना बचाना चाहिए। नरम चप्पल पहनना है, दाना वाला चप्पल नहीं पहनना है। एक चीज़ और भी गड़बड़ है इस चीज़ में कि बहुत लोगों को कि एड़ी में दर्द होता है तो एक दाना वाला चप्पल रहता है जिसमें दाना निकले रहते हैं, और वैसे चप्पल पहनते हैं। बोलते हैं लोग कि ऐसा चप्पल पहनने से आराम मिलेगा, तो ये चीज़ नहीं करना है। एक और गड़बड़ चीज़ होता है, में अगर दर्द है तो खाली पैर चलें, ये भी तो और भी टाइट रहता है। नरम चप्पल, चाहे अच्छे क्वालिटी का फुटवेयर जूता या चप्पल यूज़ करें। बहुत कष्ट हो तो थोड़ा सुसुम पानी में नमक डाल के, पैर डाल के उसमें सवेरे रख सकते हैं, और उसमें कुछ एनाल्जेसिक भी, एसिक्लोपारा का, से आराम होता है तो अच्छी बात है। अगर ये सब ध्यान देने के बाद से भी आपको कष्ट बना रह रहा है तो कृष्णा जी
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। एक्सरे करके भी देखेंगे लोग, कभी कभी नहीं आराम होता है तो वहाँ एड़ी पे हम लोग इंजेक्शन भी देते हैं, जिसमें डायरेक्ट दवा वहाँ पे हम लोग डालते हैं। सर अभी रोगियों की संख्या बढ़ ही रहा है। यस, बिल्कुल बढ़ रहा है जी, और अभी और बढ़ेगा। अभी तो खास करके हमारे बिहार में और जो यूपी में, क्योंकि हम लोग के यहाँ बहुत ही माइग्रेंट जो बाहर के लोग थे, जो एक साथ, जो गरीब लोग हैं एक ही साथ रहते हैं, बहुत क्लोज जगह पे रहते हैं, वो संक्रमित अधिकतर लोग हैं, और वो सभी लोग एक साथ आए हुए हैं अपने राज्य में, तो वो भी एक कारण है। और अभी तो हमारा केसेस बढ़ने का ही स्टेज है। मुझे तो लग रहा है कि ये 1-1.5 लाख से ज़्यादा इसका केसेस जाएगा, और जो केसेस दिख रहे हैं इसका 5 गुना केसेस मार्केट में होंगे। लगभग 75% केसेस तो वो पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं। तो केसेस अभी बढ़ने वाले हैं। हमको सावधानी से रहना, हमको कोरोना के साथ रहना सीखना होगा, और यही इसका सबसे बड़ा उपाय है। अभी कोरोना। पवन कुमार सिंह, नमस्कार सर जी, थैंक यू। जुबेर जी सिवान, कैसे हैं सर? रंजीत जी के दोस्त, थैंक यू जुबेर जी। राजू चौधरी, सर मेरे गले में प्रॉब्लम है, मेरे गले में कफ प्रॉब्लम है, करीना 1 साल से कोली ऊपर, बताएं। राजू चौधरी जी, सर मेरे गले में प्रॉब्लम है, मेरे गले में कफ प्रॉब्लम है, करीना 1 साल से, क्यों, उपाय बताया। अच्छा, तो उनको गले में दिक्कत रहता है, 1 साल से उनको दिक्कत है उनको। तो अधिकतर समय अगर गले में अगर कोई आपको दिक्कत रह रहा है तो कुछ तो अपने खान पान में भी ध्यान देना है कि बाहर का खाना नहीं खाना है। पानी भी अगर आप पीते हैं सुसुम करके पिए तो अच्छा है। थोड़ा पानी गर्म करके नमक डाल के गार्गल भी करिए। लेकिन 1 साल से अगर कष्ट रह रही तो नॉर्मली इतना लंबा नहीं चलता है। तो मैं एक बार आपको एडवाइस करूंगा राजू चौधरी जी कि आप एक बार ईएनटी डॉक्टर को भी ज़रूर जाके दिखाएं, और उनको दिखा के एक बार जैसा बताते हैं उसको भी फॉलो करना है। संगीता सिन्हा, ऑर्थोपेडिक्स में आप डॉक्टर हैं तो हड्डी मजबूत रहे, अपना डाइट क्या होगा ना? संगीता सिन्हा जी, हड्डी मजबूत रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक खान पान में क्या कर सकते हैं और ऐसे भी क्या कर सकते हैं। तो हड्डियां मजबूत रहे इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तो डाइट, आप कंप्लीट डाइट लीजिए जो बैलेंस डाइट रहता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा चाहे बाकी चीज़ों की, मतलब एक बैलेंस डाइट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो ये आपका हड्डी ना, अगर आप किसी तरह से कोई डाइट में कोई चीज़ की डिफिशियंसी है, खास करके कैल्शियम की, तो ये इससे दिक्कत होता है। और ये चीज़ होना चाहिए आपको, धूप का भी एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि उससे विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी कैल्शियम को हड्डी के ऊपर डिपोजिशन में हेल्प करता है। खाने पीने में ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं खाना है, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन जो पौष्टिक आहार है उसको खाएं। मांस, मछली, अंडा, दूध ये सब लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट्स भी आप ले सकते हैं, जो भी कंप्लीट माने बैलेंस्ड डाइट आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं खाना है, इस चीज़ खाने से हड्डियां कमज़ोर होती है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। बैलेंस्ड डाइट आप जो नॉर्मली खाते हैं वो सब चीज़ें खा सकते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक्सरसाइज। जो आदमी मेहनत नहीं करेगा ना उसका शरीर नहीं बनेगा। जो एक्चुअली हड्डियों के मजबूत होने का भी एक ही मैकेनिज़्म है कि उसको थोड़ा स्ट्रेस पड़े। स्ट्रेस जब उसको थोड़ा जोड़ पड़े, उसको मेहनत पड़े, तो एक्चुअली थोड़ा एक्सरसाइज हर आदमी को, हमको तो अपने बाल बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि एक एक्सरसाइज वाला जो लाइफस्टाइल है कि खेलने कूदने का, ऐसा नहीं है कि वो 10वीं तक 8वीं तक बच्चे में ही करें, और उसको आगे भी एज ए लाइफस्टाइल में डालें कि एक एक्सरसाइज होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के कारण से भी हड्डियां मजबूत होती हैं। और तीसरा, कुछ जो खराब आदतें हैं जिसको नहीं करना है, जैसे स्मोकिंग, आपको दारू वगैरह पीना, ये सब चीज़ें बचाना है। तो ये सब चीज़ का ध्यान दिया जाए तो हड्डियां मजबूत रहेंगी। लेकिन ये सब चीज़ करने के बाद से भी हड्डियां कमज़ोर होती है, खास करके ओल्ड एज में। और औरतों को एक बार मेनोपॉज हो जाने के बाद से, जब एक बार उनकी मासिक बंद होती है, उसके बाद से शरीर में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण से कैल्शियम की कमी होती है बोन्स के ऊपर और हड्डियां थोड़ा कमज़ोर होती हैं।
तो उसके लिए तो आपको कुछ सप्लीमेंट लेना पड़ता है, कैल्शियम वगैरह का सप्लीमेंट लेना पड़ता है। लेकिन उस एज में भी आप बैलेंस डाइट रखते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से आप दूर रहते हैं, तो ये आपके बोन को माने आम दूसरे आपके एज के दूसरे लोगों से आपका बोन अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। सुमित बाबा, सर हाथ पाँव में दर्द होने का मतलब क्या है यंग एज में? तो मैंने बताया ना भाई, हाथ पाँव में दर्द होना यंग एज में अच्छा चीज़ नहीं बोला जाएगा। इसमें कारण 2-3 हो सकते हैं। एक तो कि आर्थराइटिस हो सकता है, गठिया के कारण होता है, कभी कभी विटामिन की कमी के कारण से हो सकता है। एग्जैक्ट क्या होगा इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये चीज़ फेसबुक के माध्यम से पूरा बता पाना मेरे लिए अच्छा पॉसिबल नहीं होगा। सर आप अपना लाइव में फेसबुक पेज पर अपना बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैडम। सर जी मेरे फादर को रीढ़ की हड्डी में दर्द है। हाँ प्रशांत कुमार सिंह जी, अगर आपके फादर के रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती है तो यानी कि वो ओल्ड एज के इंसान हैं, तो कारण बहुत सारा रहता है। एक तो डिजेनरेशन धीरे धीरे यूज करने के कारण से, वियर एंड टियर घिसना जिसको बोलते हैं उसके कारण से होता है। दूसरा चीज़ की हड्डियाँ कमज़ोर भी हो जाती हैं, उसके कारण से भी होता है। तो ये सब कारण है। कभी कभी तो चोट वोट भी लग जाता है, लेकिन अधिकतर समय यही 2 कारण रहता है कि या तो हड्डियाँ धीरे धीरे उम्र के हिसाब से घिस गई, या दूसरा एक कारण कि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, और इसी कारण से रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। और इसमें मेन ध्यान ही रखना इलाज रहता है। ध्यान क्या रखना, जो पहले भी मैंने बता चुका है एक बार स्लिप डिस्क वाले में, झुकना निहुरना, वजन वाला काम करना बचाना है, हार्ड बेड पे सोना है, सोए हुए हैं उठना है, करवट होके उठना है, चीते नहीं उठना है, मलना मिसना नहीं है, और नीचे बैठना उठना भी बचाना चाहिए। पैखाना के लिए कमोड यूज़ करना है। बहुत कष्ट हो तो बेल्ट बांध सकते हैं, बेल्ट कमर के लिए बेल्ट आता है, और चलने के वक्त छड़ी रखने से, ये सब चीज़ थोड़ा चीज़ें हैं, इसको करने से आराम मिलता है। लेकिन एक बार डॉक्टर को भी दिखाइए, ज़रूरत पड़ता है तो कैल्शियम सप्लीमेंट और मेडिसिन भी देना पड़ता है ताकि हड्डियाँ मजबूत हों। इसके लिए तो एक बार एक्सरे भी करा के देख लेना चाहिए। संगीता सिन्हा जी, सर आपको जो लोग सुन रहे हैं लोगों को स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कृष्णा कुमार गुप्ता, छूने पर भी दर्द करता है, छूने पे भी दर्द कर रहा है तो ये थोड़ा सा अच्छा चीज़ नहीं है कि अगर जॉइंट में चाहे ऐसे ही हाथ पैर में छूने पे भी दर्द हो रहा है और वो भी यंग एज में, तो अच्छा चीज़ नहीं है। आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। जुबैर जी सिवान, सर मेरा एज 26 साल है, मेरा वेट 73 kg है, कितना होना चाहिए? क्या नी पेन तो नहीं होगा? हाँ देखिए जुबैर जी, एक्चुअली आपका केवल एज के हिसाब से हम वेट नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली एज तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही, लेकिन सबसे है कि हाइट आपकी कितनी है, और हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए कि इतना हाइट है तो इतना होना चाहिए। तो एक्चुअली इसमें आप अगर जुबैर जी आप अगर आप सब लोग नेट तो आजकल सब लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट, तो एक BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या रहता है कि वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो इसको निकालते हैं और उसमें गाइडलाइन है कि इससे ज़्यादा है तो आपका शरीर का वजन ज़्यादा है, और इससे ज़्यादा है यानी आप मोटापा है। तो आप एक बार नेट पे सर्च करके देख लीजिए, और आपका हाइट भी इसमें होना बहुत ज़रूरी है। बिना हाइट के हम नहीं बता सकते हैं कि आपका वेट कितना होना चाहिए, लेकिन आजकल वेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक महामारी के जैसा लोग फैल रहा है। अभी तो कोरोना में मैं तो देख रहा हूँ कि अधिकतर लोग, क्योंकि मेहनत हो नहीं रहा है, दिन भर बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, और इसके कारण से शरीर का वजन बढ़ रहा है। और ये भी एक अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक महामारी के रूप में मोटापा ये हो रहा है। और मोटापा का बहुत मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जुबैर जी को कि जो कॉन्शियस है 26 साल के उम्र में, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस ही है कि जो आपको मोटा होने से बचाएगा। अगर आपको लगा रहे तो ठीक ही है, हमारे से लोग ज़्यादा मोटा आ रहे यार, दूसरे को बीमारी है तो तुम भी थोड़े पाल के रखोगे, ये थोड़ा ध्यान देना है। ये सब ध्यान रखने से बेनिफिट होता है। और थैंक यू फॉर दिस लवली क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि आपके इस क्वेश्चंस पूछने से और हम लोग की चर्चा करने से एक आम आदमी में जागरूकता होगी कि हमारा शरीर का वजन बढ़ना नहीं चाहिए। आज के समय में शरीर पतला दुबला होना, कमज़ोर होने से बहुत बड़ी समस्या है मोटापा। मोटापा कितने सारे बीमारियों का कारण है। मोटापा होगा तो आपको घुटना में ओल्ड एज में दिक्कत होगा, कमर में दिक्कत होगा, बाकी भी ज्वाइंट में दिक्कत होगा, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की तकलीफ होने की संभावनाएं आपको दूसरे से ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हमारे जुबेर भाई ने, सिवान से ही हैं। संगीता सिन्हा जी, आपके बारे में सुना है आपको कोरोना योद्धा के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर का दर्जा भगवान से, ये सपन बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू संगीता मैडम, थैंक यू। प्रशांत कुमार सिंह, सर आप मेरे बात का गर्व नहीं दिया है, गर्व नहीं दिए हैं। प्रशांत कुमार सिंह जी के घुटना का दर्द, अच्छा प्रशांत कुमार जी को घुटना में दर्द रह रहा है। अच्छा, इनको पहले सवाल पूछे हैं, सर मेरे फादर को के रीढ़ में हड्डी में दर्द है। अच्छा रीढ़ की हड्डी में, अच्छा घुटना में भी दर्द है प्रशांत कुमार जी को के। तो एक्चुअली सवाल मैं अच्छे से, एक तो आपने पूछा था कि प्रशांत जी की आपके पिताजी को रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो उसका तो मैंने जवाब दिया। लेकिन आपका सर जी आप मेरे बात का गर्व नहीं दिए हैं, गर्व नहीं दिए, घुटना का दर्द, अच्छा तो घुटना का दर्द है, तो घुटना का दर्द किसको है, आपको है कि आपके पिताजी को है? थोड़ा सा उसको थोड़ा लिखेंगे अच्छे से तो मैं समझ पाऊंगा प्रशांत जी, और फिर मैं उसके लिए भी आपको उसका भी जवाब दूंगा। आप इसमें कमेंट में लिखिए कि आपको घुटना में कहाँ दिक्कत है, और आपको दिक्कत है कि आपके पिताजी को। नमस्ते सर, श्रीकांत सानी, नमस्ते सर, हम गुजरात में ऑरेंज जोन में आते हैं, साग सब्जी लेने के लिए जाते हैं, कोविड-19 है, तो साग सब्जी लेने के लिए जा सकते हैं। साग सब्जी लेने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। साग सब्जी तो आप किसी भी जोन में, रेड जोन में भी हैं तब भी आपको जाना पड़ेगा ही, क्योंकि उसके बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। लेकिन ध्यान देना है कि आप जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जो भी आपने जो सब्जियां चाहे जो भी चीज़ें खरीदे उसको घर पे लाने के बाद से उसकी अच्छे से सर सफाई रखें, और सर सफाई करके ही उसको यूज़ करें। ग्लव्स का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, ये सब ध्यान दें। मुझे लगता है कि इससे आपको ये ध्यान रखना ही बचाव है जी। धीरेन्द्र कुमार, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, थैंक यू। विद्योत्मा सिंह जी, कैल्शियम की दवा सुबह लेनी चाहिए कि रात में या खाने के बाद लेनी चाहिए? तो आप कोई भी एक टाइम ले सकते हैं विद्यात्मा सिंह जी, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए और उसी समय लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। जुबेर सिंह सिन्हा जी, थैंक यू। पटना हम लोग बिल्कुल संगीता जी, मैं जब भी मैं आऊँगा तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, और हम लोग आगे भी इसी तरह से काम करेंगे। एक क्वेश्चन जो था हमने छोड़ दिया क्योंकि हमको क्लियर नहीं हो पा रहा था कि प्रशांत कुमार सिंह जी को अगर घुटने में तकलीफ़ है तो देखिए, घुटना का तकलीफ़ अधिकतर समय अगर ओल्ड एज में है तो इसका कारण अधिकतर समय रहता है वियर एंड टीयर। तो ओल्ड एज में कारण क्या है कि ये जॉइंट है, जॉइंट समझिए तो एक तरह से चक्का है, यूज करते 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 घिस गया तो अब क्योंकि जो आप कितना बार जो नॉनवेज यूज़ करते हैं लोग, उन लोगों को मालूम होगा कि जहाँ जॉइंट रहता है ना, हड्डी के ऊपर एक बहुत ही मुलायम एक परत रहती है, और उस मुलायम परत के कारण से ही वहाँ पे मूवमेंट होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ओल्ड एज में होता क्या है कि वो हड्डी घिस जाता है, और हड्डी घिस जाने से भी दिक्कत होता है, और इसी के कारण से दर्द होता है।